हेलो फ्रेंड्स, जो पिछला क्लास हुआ था हम लोग का उसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे। तो आज का क्लास हम लोग देखेंगे भारत संविधान की जो विशेषता है और इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग आप आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत संविधान की जो विशेषता है। क्या क्या जो विशेषता है, देखिए इसका पहला जो विशेषता है विशालतम संविधान है। देखिए इसका जो पहला टॉपिक है वो है विशालतम संविधान। देखिए इसमें जो अगर आप मेंस में जैसे मान लीजिए यूपीएससी में पूछा जाता है, तो इसका जो मेंस में है सीधा सीधा नहीं पूछता है कि भारत संविधान की विशेषता बताइए, या स्टेट पीसी से पूछ लेता है, लेकिन यूपीएससी में नहीं पूछेगा। ये क्या करेगा, आपको घुमा फिरा के पूछेगा, शक्ति पृथक्करण पूछता है, चाहे आपको बोलेगा कि भारत का और अमेरिका का, ब्रिटेन का, इससे तुलना करने पूछ देता है। तो आपको इसी जो लेक्चर में आपको आगे जो बताऊंगा उसी से आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको अच्छा से नोट डाउन करना है और इसका शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेना है। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं एक एक करके। तो इसमें जो पहला हम लोग को पढ़ना है वो है भारत संविधान की विशेषता। इसका पहला, इसमें 4 विशेषता है। इसमें पहला विशेषता जो है वो है विशालतम संविधान। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसका जो पहला जो विशेषता है उसमें है विशालतम संविधान। तो विशालतम संविधान जो देखिए, आइवर जेनिस जो है वो भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग और विश्व का सबसे विशालतम संविधान कहा है। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों कहा गया। ठीक है, तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, देखिए अब है क्यों भारत संविधान को विशालतम संविधान कहा गया। तो यहाँ पे जो पहला है वो है भारत की भौगोलिक विविधता और विशालता। भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और यह राज्य की अपनी अलग परिस्थितियाँ, जिससे तो क्या है कि हर राज्य की अपनी अपनी अलग परिस्थितियाँ उसके अनुसार बड़ा होने का कारण है। इसलिए संविधान में सभी राज्यों और केंद्रों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत प्रावधान लिखे गए हैं। तो इसका दूसरा जो है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, तो इसमें सांस्कृतिक विविधता क्या है, देखिए भारत में भाषाएं हैं, धर्म है, परंपराएं हैं, जाति है, और इसके कारण बहुत ज़्यादा विविधता है। और इन्हें संभालने के लिए संविधान में विस्तृत और नियम बनाए गए हैं, जिससे बड़ा बड़ा करके नियम बनाया गया। अगर सभी के संस्कृति को अगर देखा जाए, अगर सभी के भाषा को देखा जाए तो स्वाभाविक है वो बड़ा बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इसमें मनमुटाव हो जाएगा, इसीलिए इस तरह से बनाया गया है। अब देखिए इसका तीसरा जो सब टॉपिक है उसमें क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। अब लेकिन जो अमेरिका में है वहाँ पे क्या है कि हर राज्य के लिए अलग संविधान है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में क्या है कि केंद्र के लिए भी वही संविधान है और राज्य के लिए भी वही संविधान है। इसीलिए क्या हो गया है, इसीलिए हम लोग का जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और इसका चौथा सब टॉपिक है ग्रहित संविधान। तो देखिए ग्रहित संविधान को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं और कुछ लोग आपको कुछ बात बोलते हैं। जैसे अगर आपको 10 बात बोलते हैं तो आपको देखा जाए कि 10 बातों में से कितने बात जो सच बोले हैं और सही बोले हैं, तो आप उसका पुष्टि कीजिएगा और उसमें से कुछ बातें आप ग्रहण कर लीजिएगा और कुछ बातों को आप वहीं पर छोड़ दीजिएगा। तो इसी तरह से देखा गया है कि जो हम लोग का भारत संविधान है ये क्या था, ये शुरू से लिखा हुआ नहीं था। इसको क्या किया गया है, विदेशी संविधान से अच्छे प्रावधान लिए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार को लिया गया है और आयरलैंड से नीति निषेध तत्व को लिया गया है। और ये लगभग 10 देशों के प्रावधान, जैसे हम अगर हम देखा जाए तो अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, ये क्या है सभी देशों को जो हमारे यहाँ के जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने परीक्षण किया, समझा बूझा, और वहाँ से जो अच्छी चीज़ें थे हर देश के उस चीज़ को ग्रहण किया और जो गलत थे उसको छोड़ दिया। इसीलिए हम लोग का संविधान है वो विशालतम संविधान बन चुका है। अब इसका अगला जो है वो है ऐतिहासिक प्रभाव। देखिए ऐतिहासिक प्रभाव में क्या है कि ये जो नेहरू रिपोर्ट 1928 है, इससे कुछ प्रावधान लिया गया है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इससे प्रावधान लिया गया है। और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। अब देखिए इसमें जो अगला है उसमें क्या है कि ऐसा प्रावधान भी है जो अन्य देशों में नहीं था। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या था, अन्य देशों में ऐसा प्रावधान नहीं था। आपातकालीन प्रावधान और पंचायती राज जैसी व्यवस्थाएं, ये क्या था, अन्य देशों में नहीं था। अब देखिए अब यहाँ बताया गया है कि संविधान की आलोचना। देखिए इसकी आलोचना जो है, ये ऊपर आपने देखा कि आइवर जेनिस जो थे वो क्या कहे थे कि भारत संविधान क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। अब इसका कारण क्या था, यह कारण है कि संविधान बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसका जो भाषा है वो जटिल है। भाषा जटिल का मतलब ये हुआ कि इसे सिर्फ आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि इसको वकील जो है जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं वही पढ़ सकते हैं, इसलिए इसका भाषा जटिल। अब इसका कारण क्या था देखिए, लेकिन असल में यह
एक व्यवहारिक संविधान है। व्यवहारिक संविधान का मतलब ये हो गया कि इसे आप ज़मीनी स्तर पर उतार सकते हैं और इसको हमें समय-समय पर इसका प्रावधान भी कर सकते हैं। जिसके चलते क्या होता है कि शासन जो होता है वो करना आसान हो जाता है, कठिन नहीं होता है। ये अगर इस व्यवहारिक ना रहे तो क्या हो जाएगा, वो कठिन हो जाएगा, उसको शासन चलाना, प्रशासन चलाना सब कठिन हो जाएगा। अब देखिए ऊपर जो हमको बताए थे कि आसान है या कठिन क्यों है, देखिए इसमें न्यायालय जो है इसकी क्या कैसे भूमिका निभाता है उसको आप देखिए। देखिए इसमें जो न्यायालय है वो ये भूमिका निभाया, जैसे खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश जो मामला था उसमें क्या किया था कि निजता का जो अधिकार था उसको क्या किया, मौलिक अधिकार नहीं माना गया, ठीक है। लेकिन जब के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार 2017 का जब मामला आया था उसमें क्या किया गया कि निजता निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। यानी यह हुआ कि देखिए संविधान स्थिर है नहीं है बल्कि जीवान दस्तावेज है, मतलब वो जीवित है और ये समय समय और परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब निजता का अधिकार को एक समय क्या किया, मौलिक अधिकार बताया गया, और जब दूसरा जब केस आता है उसमें क्या किया, निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बताया गया था। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है वो उधार का थैला है, तो यह बिल्कुल सही नहीं है। देखिए क्यों सही नहीं है इसको आप समझिए पहले। देखिए, तो ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे यहाँ का जो संविधान था, उसमें क्या था, भारत जो बहुत बड़ा विशाल देश है, यहाँ पर राज्य और केंद्र में एक ही संविधान है और उसके अनुसार उसकी जो परिस्थितियाँ होती है, ठीक है? तो उनके हिसाब से जो होता है संशोधित किया जाता है और उनमें अनुकूलित किया जाता है। इसीलिए इसे आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये किसी से ग्रहण किया गया है। हम लोग क्या है कि दूसरे देशों के संविधान को देखें, वहाँ की परिस्थितियों को देखें और अपने अनुसार हम अपने यहाँ की परिस्थितियों को देखें और उसको देखते हुए जो हमारे यहाँ की परिस्थिति अनुकूलित होती है उसके अनुसार हम लोग दूसरे के संविधान जो वहाँ पे लागू था उसके अपने देश के अनुसार, जो हमारे देश की परिस्थिति में के अनुसार अच्छा होगा उसको क्या किए हम लोग ग्रहण किए। और ये क्या है, हम लोग का जो मौलिक अधिकार जो है और नीति निधि तत्व है उसको देखते हुए कि हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार में क्या क्या अधिकार आ सकते हैं, नीति निधि तत्व क्या क्या है उसको देखे फिर समझे। फिर किसी से ऐसे नहीं कि हम किसी का संविधान को यों कहते हो कि वहाँ से जो लिखा था उसको उठा के अपने संविधान में लिख लिया, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए आप इसका निष्कर्ष में ऐसा लिख सकते हैं कि भारत का जो संविधान है यह दुनिया का सबसे विशालतम संविधान है, लेकिन यह सिर्फ आकार में बड़ा नहीं है, इसमें हर समस्या का समाधान देने की क्षमता है। यही वजह है कि इसे एक जीवांत और व्यवहारिक संविधान कहा जाता है। अब इसमें निष्कर्ष में जब आपको 150 या 250 शब्दों में पूछा जाए तो निष्कर्ष में आप ये लाइन लिख सकते हैं, तो आपका मार्क्स में बूस्ट हो सकता है। तो अब देखिए अब इसका अगला जो टॉपिक है वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप समझिए। देखिए यह सिद्धांत जो है सबसे पहले क्या था, मॉन्टेस्क्यू जो थे वो दिए थे और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और सरकार में निरंकुशता को रोकना। यह सिद्धांत जो है यह सरकार के 3 जो शक्तियाँ हैं उनमें देखिए विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो इसको क्या करता है, ये इसको 3 भागों में बाँट जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे अलग-अलग देशों के साथ देश जो थे वो कैसे अपनाए हैं? इसे ये मेन टॉपिक यहाँ पर यही पूछा जाता है कि जो अलग-अलग देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, इसका जो मॉडल है कैसे है शक्ति प्रकरण के सिद्धांत का। तो अब देखिए इसमें पहला जो मॉडल है वो है अमेरिका। तो अमेरिका में क्या है, यहाँ पर कठोर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, ठीक है? और अमेरिका में जो विधायिका है वो कौन है, कांग्रेस है और कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति है और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ तीनों इकाइयाँ एक दूसरे के पूरी तरह अलग है, ठीक है? लेकिन चेक एंड बैलेंस जो का सिद्धांत है यह लागू है ताकि कोई भी इसकी इकाई को निरंकुशता ना हो, ठीक है? आप में से जो कुछ बिगिनर बच्चे उनको समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए पहले समझिए उदाहरण से। देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस कानून बनाएगी लेकिन उस पर राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, ठीक है? राष्ट्रपति विदेश संधियाँ करेगी लेकिन कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट जो है ये कांग्रेस ने बनाए कानून की जुडिशल रिव्यू है कर सकता है। यह अमेरिका के बारे में मैं बता रहा हूँ। जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका होती है लेकिन कांग्रेस भी अनुमोदन देती है। ये मेन, इसे आप उदाहरण समझ सकते हैं ऊपर से यहाँ नीचे रिलेट करके। इसका मतलब यह है कि अमेरिका जो है यह तीनों अंग जो अमेरिका के जो है अलग अलग है लेकिन क्या है, एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। इसका मेन सारांश यही है। तो अब अगला है ब्रिटिश मॉडल। देखिए इसमें जो शक्ति पृथक्करण है वो क्या है, वो लचीला है और यहाँ जो विधायिका है वो संसद है और कार्यपालिका प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका जो है पहले संसद के अधीन था लेकिन 2009 में स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, ठीक है? यहाँ जो शक्ति पृथक्करण है कठोर नहीं है बल्कि लचीला है। अब विधायिका कार्यपालिका में गहरा संबंध है।
अमेरिका में क्या था, वहाँ पर जो सती तीर्थंकर था वो क्या था, लचीला नहीं था बल्कि कठोर था वहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं यहाँ पर, और संसद कार्यपालिका को हटाने की शक्ति रखती है, और इसे ही कहा जाता है सहयोग और सामंजस्य पर आधारित मॉडल। ठीक है, जैसे कि संसद कार्यपालिका को हटाने की शक्ति रखती है, यह ब्रिटेन में है, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद संसद के सदस्य होते हैं। अब देखिए, अब भारत का मॉडल है, ठीक है। अब ये क्या हम लोग के यहाँ कैसा है, मिश्रित है और व्यवहारिक है, और भारत ने दोनों मॉडल से कुछ सीखा है, अमेरिका से और ब्रिटेन से। तो अब उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो सीखे थे वो क्या था, जो अच्छा चीज़ था उसको लेना है और जो खराब चीज़ है उसको छोड़ देना है। तो वैसा ही है यहाँ पर, जो विधायिका है और कार्यपालिका के लिए जो था वो ब्रिटिश मॉडल जो था लचीला संबंध उसको लिया गया है, और जो न्यायपालिका के लिए जो था वो क्या था, अमेरिकी मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय। ठीक है, जो अच्छा था उसको लिए, जो खराब था उसको छोड़ दिए। जो अच्छा था उसमें क्या था, ब्रिटिश का जो अच्छा था उसको हमने ले लिया, जो अमेरिका की तरफ से जो अच्छा था उसको ले लिए। तो अब देखिए इसको समझिए। अब देखिए भारत में क्या है, देखिए भारत में जो है वो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। जैसे प्रधानमंत्री जो है वो संसद को जवाबदेह है, अगर प्रधानमंत्री कुछ भी करता है तो उसको संसद को उसका जवाब देना होगा। ठीक है, और विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। जैसे अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव, देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब कंटिन्यू आप क्लास देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है, और यही वजह है कि भारत मॉडल अधिक व्यवहारिक और संतुलित माना जाता है, जो अमेरिका और ब्रिटेन इससे बेहतर माना जाता है। अब देखिए जो विशेषता हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो चौथा था, आपको बोले थे कि इसमें 4 विशेषता बताना है, और जो आपका मेंस में पूछा जाए तो पीटी में पूछा जाए तो पीटी के अनुसार पूछेगा, लेकिन मेंस में जो आपको विशेषता पूछा जाएगा तो आपको 4 बात बताना था। जिसमें चौथा बात ये था, इसमें आप बता सकते थे कि संविधान की सर्वोच्चता हम ऐसे लिख सकते हैं कि अमेरिका में जो है वो न्यायपालिका सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। यानी भारत में ना तो संसद, ना सरकार, ना ही न्यायालय, बल्कि संविधान। लेकिन अमेरिका में क्या है, न्यायपालिका है, ब्रिटेन में क्या है, संसद है, भारत में क्या है, संविधान है। तो अब देखिए, अब इसका निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं। देखिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लोकतंत्र का रीढ़ है। आप इसमें ये जो वर्ड है लोकतंत्र का रीढ़ है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि अमेरिका में कठोर शक्ति पृथक्करण है, ब्रिटेन में लचीला है, और भारत में एक व्यवहारिक और मिश्रित है। आप इसको निष्कर्ष में ऐसे लिखते हुए, जैसे भारत का मॉडल खास है क्योंकि यहाँ लचीला, सहयोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, यह सब एक साथ मिलते हैं, इसीलिए यह सबसे अच्छा है। आप इसके निष्कर्ष में ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए जो हम लोग का संविधान है वो सबसे अच्छा और मजबूत माना जाता है। तो देखिए ये क्लास आज यहीं ख़त्म होता है। तो पहला क्लास मैंने आपको समझा दिया है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था। दूसरा यह है कि संविधान की जो विशेषता था उसको समझा दिए। अगला टॉपिक हम लोग फिर कंटिन्यू रखेंगे। तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार, कम से कम 10 बार रिवाइज़ कीजिएगा। उसके बाद आपको अगर मेंस आंसर राइटिंग करना है तो उसका मेन स्किल है कि आप इसको 10 टाइम पढ़िए, उसके बाद अपने से आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए सवाल कुछ अलग नहीं रहता है, जो एग्जामिनर होता है ना, वो सवाल को एक दूसरे से घुमा देता है। लेकिन जैसे आपको संविधान की विशेषता, अगर आप पीसीएस या बीपीएससी में दे रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, लेकिन अगर यूपीएससी दे रहे हैं उसमें डायरेक्ट नहीं पूछेगा। उसमें क्या करेगा, आपको बोलेगा अमेरिका, ब्रिटेन, इससे तुलना करने दे देगा, फ्रांस से तुलना करने दे देगा, इस तरह से तुलना करके पूछता है। और इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट था शक्ति पृथक्करण, ये हमेशा आप देखिएगा पीवाई को उठाइएगा, उसमें पूछा ही जाता है। अगर आप इसमें से इस जो क्लास नोट्स है, इसको जो शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा, टाइम रिवाइज कीजिएगा, देखिए इससे भी वो छोटा बन सकता है। आप 10 बार जब रिवाइज कर लीजिएगा, आप एक पेन पेपर लीजिएगा, आप इसी नोट्स को फिर आप शॉर्ट फॉर्म में बनाइएगा, तो देखिए आपको रिवीजन में काम आएगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, कभी-कभी ये टॉपिक आता है, आप वहाँ से क्या करेंगे, 1-2 पॉइंट वहाँ से निकाल लीजिएगा। अब क्या होगा कि आपका 150-250 शब्द का ये जो कॉन्सेप्ट आ गया, प्लस न्यूज़पेपर से क्या ट्रेंड चल रहा है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। कुछ-कुछ जो अभी करंट का जो जो हेडिंग होता है, कुछ जो ट्रेंड में टॉपिक चला जाता है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, 150 शब्द पूरा हो जाएगा। जो पीटी में होता है, उसमें क्या होता है कि आपका गहराई से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से कम देखिए, आप रोज़ रिसोर्स होता है उसको आप मल्टीपल टाइम पढ़िए, अलग-अलग रिसोर्स मत पढ़िए। एक ही रिसोर्स को कम से कम मल्टीपल टाइम पढ़िए, देखिए आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।